Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ओके, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन 5। ठीक है, मतलब कहां तक आपका टोटल इनकम फैला हुआ है, किस किस चीज को कवर करेगा किसी भी एक एसएससी के केस में। तो हमने जाना वो इंडियन इनकम को भी कवर करेगा और फॉरेन इनकम को भी कवर करेगा। लास्ट क्लास में हमने जैसे देखा था, आपको दिखाता हूं मैं, वेट, ओके। हाँ, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें हमने क्या जाना था कि दो प्रकार की इनकम होती है, एक आपका इंडियन इनकम, दूसरी आपकी फॉरेन इनकम। अब इंडियन इनकम में क्या हो सकता है, रिसीव्ड इन इंडिया, हर वो पैसा जो आपको इंडिया में रिसीव हो वो आपका इंडियन इनकम होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको प्लीज सुधार लो, ये आपका 7 होगा, सेक्शन 7। प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिए, कल थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, वो एक्चुअली सेक्शन 7 होगा, हम गलती से सेक्शन 8 लिख लिए थे। ठीक है, अब दूसरा है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब किस कोई ऐसी इनकम होगी जिसको मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में रिसीव हुई है। देन दूसरा आपका एक्रूड इन इंडिया, एंड द लास्ट वन इज डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया, दैट इज सेक्शन 9। तो अगर ये चारों चीजें अगर होती हैं तो वो इंडियन इनकम होगी, और यही सारी चीजें अगर इंडिया के बाहर अगर हो तो वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, फॉरेन इनकम। जैसे कि आपका इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर इनकम विच डज नॉट एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 7 को और सेक्शन 9 को, जो थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर इंडिया बाहर आप पैसा कमा लिए थे, उसको जब इंडिया में लेकर आ रहे हो, अगर अप्रूव्ड मोड में लेके आ रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। गलत तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके लेके आओगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि जो इनकम है वो इंडिविजुअल और एचएफ के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, मतलब उनके केस में स्कोप ऑफ इनकम क्या है। उनके केस में हमने देखा था कि अगर आरओआर होगा, आरएनओआर होगा और नॉन रेसिडेंट एनआर होगा, तो अगर इंडियन इनकम है तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। आरएनओआर जो है वो टैक्सेबल होगा दो स्पेशल कैटेगरी में, एंड नॉन रेसिडेंट के केस में नॉन टैक्सेबल, ये हमने देखा था। एंड अदर एसएससी के लिए हमने क्या देखा था, सिर्फ अदर एसएससी के लिए हमने देखा था कि अगर इंडियन इनकम है तो दोनों के लिए टैक्सेबल, और अगर फॉरेन इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल होगा। फिर कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, वो क्या था कि अगर पैसा अगर आप इंडिया में वापस लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा आपको हमने देखा था नो डबल टैक्सेशन, एक इनकम के ऊपर एक ही बार टैक्स होगा, 2 बार टैक्स नहीं होगा।
मतलब मान लीजिए अगर आपने कोई एक इनकम एक बार एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ली थी, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर दिया, लेटर ऑन अगर वो पैसा आपको एक्चुअल में जब रिसीव हो तो उस समय टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हमने देखा था, और भी कुछ एक दो पॉइंट हमने देखा था, नहीं देखा तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये था ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, ये हमने देखा था कि जो भी इनकम आप टैक्स करोगे वो कंपल्सरीली रिलेट करनी चाहिए प्रीवियस ईयर के साथ, एंड कैश में हो या काइंड में हो, इनकम तो इनकम। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला आपका आता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है। अगर इंडिया में कोई पैसा रिसीव हो ना, तो वहां पर आपका मान के चलो इफ रिसिप्ट इन इंडिया, ओके, if receipt in India, then taxable हो जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट कब होना चाहिए? रिसिप्ट इन प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ठीक है, अब रिसिप्ट कौन करेगा? रिसिप्ट बाय एसएससी हिमसेल्फ और by his authorized representative, authorized representative। ठीक है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में उसका कौन हो सकता है? उसका ब्रोकर हो सकता है, उसका बैंकर हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका एजेंट हो सकता है। ठीक है, एंड ये पैसा, ये जो रिसिप्ट होगा, ये रिसिप्ट या तो बिजनेस वाला इनकम हो सकता है या फिर सैलरी वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पैसा रिसिप्ट, या फिर मैं ऐसा बोलूं इट मे बी रिसिप्ट फ्रॉम, it may be received from any source of income, any source of income। हमने देखा था ना 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, वो पांचों सोर्स में से किसी भी सोर्स से पैसा मिले कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ये इसका छोटा सा एक नोट कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या मानेंगे? अगर आपको एक्चुअल में अगर इंडिया में रिसिप्ट हुआ तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। रिसिप्ट कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, मान लो 5 साल पहले मिला था मेरे को और इस साल टैक्स लगा रहे हो, ऐसा नहीं, इमीडिएटली मतलब जिस साल का आप इनकम टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो ना, वही प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। देन रिसिप्ट जो कर रहा है वो एसएससी या तो खुद रिसीव कर सकता है या उसके बिहाफ पे कोई एजेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए आप, देखिए, क्या आपने एक ब्रांड देखा है KFC? यस सर। फुल फॉर्म क्या है इसका? केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी फ्राइड चिकन। अब ये जो है इसका जो मालिक है वो तो बाहर का है, बट वो इंडिया में क्या कर रखा है? एक अपनी कंपनी बना रखा है। इंडिया में अपनी उसकी एक कंपनी है जो इंडिया में बहुत सारे उसकी फ्रेंचाइजी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ये सारे फ्रेंचाइजी क्या करती हैं? जो इंडियन पब्लिक है उनसे पैसे कमाती हैं, और फिर ये पैसा फिर अल्टीमेटली कौन कमाता है? ये कंपनी कमाती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और ये इंडिया में जो कंपनी है वो फिर डायरेक्टली किसको दे देती है?
ये पैसा देती है मेन जो यूएसए में जो केएफसी है उसको दे देती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बाहर की जो कंपनी है, बाहर का जो पर्सन है, उसके बिहाफ में उसका ये जो कंपनी है ना वो उसके रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है ना। तो बाहर वाले पर्सन के लिए इंडिया में या तो वो खुद पैसा इनकम करे, मतलब रिसीव करे, या फिर उसके बिहाफ में कोई ब्रोकर हो या कोई बैंकर हो या कोई एजेंट हो, वो अगर पैसा रिसीव करे तो फिर वो माना जाएगा कि वो रिसीव किया है इंडिया में। क्योंकि अल्टीमेटली ये एजेंट भी क्या करता है, एजेंट भी तो उसी वो को वापस दे देता है। मतलब अल्टीमेटली कौन रिसीव किया, बाहर वाला आदमी रिसीव किया ना। तो यहाँ पर ये बोला कि अगर इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इंडिया में पैसा रिसीव किया तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। जो सैलरी पाता है, बहुत सारे एम्प्लॉय, मान लो आपके आसपास देख लो, आप में से बहुत सारे आपके पेरेंट भी इंडिया में ही जॉब कर रहे होंगे, या आपके बहुत सारे आपके मतलब जो भी पेरेंट आपके हैं वो आपके यहाँ पर बिजनेस कर रहे होंगे। तो चाहे बिजनेस करके इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, तो उनको जो पैसा मिला वो रिसीव हो रहा है कहाँ पर, इंडिया में। सैलरी मिली कहाँ रिसीव हो रही है, इंडिया में। तो ये पैसा क्या माना जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड हेंस इट इज टैक्सेबल। चलिए इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, इस वाले पॉइंट में अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं है इसमें? No, sir. ओके चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। दूसरा पॉइंट आपका था जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिखिए, ये आपका इनकम deemed to be received in India, सेक्शन 7। हालांकि ये इनकम डायरेक्टली रिसीव नहीं हो रही, डायरेक्टली रिसीव नहीं हो रही, मान लिया जा रहा है कि आपको रिसीव हुई है। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कुछ कुछ नोट्स लिखिए ताकि आपको रिवीजन में मदद मिलेगी। देखिए पहला, सच इनकम्स आर नॉट actually received in India but law considers them as receipt or income। रिसिप्ट और इनकम। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल द टैक्स deducted at source, the tax deducted at source is income deemed to be received, deemed to be received by a person, by a person even though he never receives such income। देखिए पहले इस एग्जांपल को समझिए, इसको आप दे दीजिए एग्जांपल 1, देन एग्जांपल 2 डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है कि जैसे टीडीएस का केस ले लो, टीडीएस के केस में पर्सन को पैसा रिसीव नहीं होता एक्चुअल में, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि वो उसको रिसीव हुआ है और उसका इनकम मान लिया जाता है। आपको याद है एलएनटी वाला एग्जांपल? बताइए, याद है एलएनटी वाला एग्जांपल जब मैं बताया था आपको?
मानस का डाउट था, मानस पूछ रहा था कि सर एलएनटी वाला अगर नहीं पैसा नहीं, कमा रहा है इंडिया में मैं नहीं पूछा था सर। तो टैक्स का कैसा करेगा? याद करो, एक रोड का एग्जांपल लिए थे हम। खैर, अब पहले से काट लेते हैं जो सर। हाँ हाँ, बस वही वही वही। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये है हमारा जीएसटी इंडिया डिपार्टमेंट, इसको करवाना है एक ट्रेनिंग, किस चीज का? रिगार्डिंग जीएसटी अवेयरनेस। तो इसने क्या किया, इसने अप्रोच किया किसको? ट्रू एंड फेयर को, ठीक है, कि आप हमारे डिपार्टमेंट आइए और एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कीजिए। हमने कहा ठीक है, एट ट्रू एंड फेयर वी आर द प्रोफेशनल्स जो क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जीएसटी डिपार्टमेंट में वो ट्रेनिंग कंडक्ट करी, ठीक है। इसके बिहाफ में जो हमने ट्रेनिंग करी, मान लो हमारा फीस बनता था, मान लीजिए हमारा फीस बनता था 1 लाख रुपए, ठीक है। तो जब इस डिपार्टमेंट ने हमको जब पेमेंट किया, इसने क्या किया, इसने हमसे टैक्स के पैसे काट लिए, इसने किया 10% टैक्स का पैसा काट लिया। क्या कर लिया इसने? टीडीएस कर दिया 10% से, और जो बैलेंस 90,000 रुपए है, वो बैलेंस 90,000 रुपए इसने क्या किया, एक्चुअल में हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और ये पैसा उसने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लोग बताइए ये सिनेरियो देख के, क्या ट्रू एंड फेयर को 1 लाख रुपए रिसीव हुए या 90,000? बताइए। सर 1 लाख। 1 लाख कैसे? एक्चुअल बैंक में कितना आ रहा है? 90,000। एक्चुअल बैंक में कितना है? ट्रू एंड फेयर को एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ? 1 लाख और 90,000? 90,000 10,000 भी उसी का ही है। एग्जैक्टली। बट ये 10,000 भी किसका है? ये ट्रू एंड फेयर का ही है। डायरेक्टली ट्रू एंड फेयर को नहीं दिया जा रहा, बट ट्रू एंड फेयर के बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा कर दिया जा रहा है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पर एक्चुअल में रिसीव नहीं हो रहा, बट ये मान लिया जा रहा है कि उसको रिसीव हुआ है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ये मान लिया गया कि उसको पैसे मिले हैं। समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। यहां तक समझ में आपको? प्लीज जी रेस्पॉन्ड सर। करिए, Yes, तभी sir. आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ ओके। तो आपको ये एग्जाम्पल के साथ अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है सो आप ले सकते हो। इतना पोर्शन स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको माना जाता है कि वो इंडिया में रिसीव्ड हुई है? लिखिए। बीट 1 कवर हो गया हमारा, टीडीएस वाला। अभी बीट 2 करेंगे। यहां लिखिए, सेक्शन 7 considers the following incomes as deemed to be received in India by an SSC। अभी जो हम डिस्कस करेंगे ना, उन सारी इनकम को मान लिया जाता है कि वो इंडिया में ही रिसीव हुई हैं,
ठीक है, मैं आप सबको कर रहा हूं म्यूट, जब डाउट सेशन होगा तब अनम्यूट करके बात करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहला मतलब सेक्शन 7 सब सेक्शन, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको मैं करता हूं पहला पॉइंट, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ये बोलता है, लिखिए, एम्प्लॉयर्स contribution to recognized provident fund, recognized provident fund, हाँ ये जरूरी है, in excess of 12% of salary of employee, in excess of 12% of employee। इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि up to 12% is exempt, up to 12% is exempt। पहले आपको लिखा देता हूं मैं सारा, फिर उसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट, ये आपका पहला पार्ट था, फिर दूसरा पार्ट, इंटरेस्ट accrued on recognized provident fund balance in excess of in excess of 9.5% per annum, 9.5% per annum, 9.5% per annum। लिखे यहां तक आप लोग? जी सर। देन उसके बाद और 2-3 सिचुएशन है, पहले लिखाता हूं फिर डिस्कस करेंगे एक साथ। बी नंबर लिखिए, दैट इज सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, सॉरी ये क्लॉज है, सेक्शन 7 क्लॉज 2, इसमें लिखिए taxable portion of transferred balance of unrecognized provident fund to recognized provident fund। URPF मतलब होता है unrecognized provident fund to recognized provident fund। उसके बाद नंबर सी, ये लिखिए सेक्शन 7 क्लॉज 3, contribution to
पेंशन फंड, contribution to pension fund under section 80 CCD 80 CCD। चलिए इसको लिखिए, फिर डिस्कस करते हैं इतना पार्ट। हो गया इतना पार्ट आप लोग का। अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और हम डिस्कस करेंगे। जी सर, हो गया। तो देखिए पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, याद है पीएफ के बारे में शायद हमने डिस्कस किया था कि जितना आपकी सैलरी होती है उसका 12% आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा और 12% एम्प्लॉयर खुद अपनी जेब से देता है। क्या ये डिस्कस किया था मैं आपकी क्लास में कि किसी और क्लास में किया था? प्लीज पहले मुझे बताइए। किया था ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, 12%। फिर से मेरे को एग्जांपल बनाना ही पड़ेगा, ये तो समझ में नहीं आएगा। देखिए आप इस चीज को देखिए, मान लीजिए किसी की सैलरी है 15,000 रुपए, ठीक है। मैं इजी करने के लिए 10,000 ले लेता हूँ, छोड़िए। ये है मिस्टर मानस। मानस की सैलरी है 10,000 रुपए मान लो। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एज ए एम्प्लॉयर, ठीक है। मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने क्या किया, इसकी सैलरी से 12% माइनस कर दिया, 1200 रुपए, और बैलेंस जो 8,800 रुपए है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने मानस को बैंक में ट्रांसफर करके उसको पे कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास अब मानस के क्या हो गए, अब मेरे पास मानस के 1200 रुपए जमा हो गए। कौन से 1200 रुपए, ये वाले, ठीक है। मैं एज ए एम्प्लॉयर क्या करता हूं, क्योंकि मुझे कानून ऐसा करने को बोलता है, मैं भी उसकी सैलरी का 12% खुद की जेब से और एक्स्ट्रा देता हूं। मैं भी अपनी जेब से 1200 रुपए मिला दिया और एक पैकेट बना दिया, कितने रुपए का, 2400 रुपए का। इस 2400 रुपए को मैं क्या करता हूं, मैं मानस के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए इतना सिनेरियो देख के कि जो मेरा हिस्सा था, दैट इज ये वाला, ये 1200 रुपए क्या मानस को डायरेक्टली उसके बैंक में रिसीव हुए हैं क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं। नो सर। ये 1200 रुपए मानस के पीएफ अकाउंट में जमा हुए हैं। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये मानस को एक्चुअल में रिसीव नहीं हुए, इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। एक प्रकार से मानस को ही मिले हैं बट एक्चुअल में नहीं मिले हैं। समझ में आया आपको लॉजिक? लेकिन दूसरी बात आती है इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविजन की। क्या दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि भैया ये जो 12% का लिमिट है ना, 12%, अब इसमें से मानस का इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कौन सा हुआ, सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा इनकम। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम है ये कितनी परसेंट है उसकी सैलरी की, 12%। ये एक्स्ट्रा इनकम कहां पर जमा हुई है, उसके प्रोविडेंट फंड में। तो सरकार कहती है कि अगर आप 12% तक इनकम अगर उसके प्रोविडेंट फंड में जमा करते हो तो नो डाउट वो मानस की इनकम है, लेकिन कैसी इनकम है वो, एग्जेम्प्ट इनकम है। मतलब ये इनकम तो होगी मानस की, लेकिन इसके ऊपर इसको टैक्स नहीं देना। बात समझ में आई आपको? लेकिन मान लीजिए कुछ सीन चेंज हो गया। सीन चेंज कैसे हुआ वो इस वाले एग्जांपल में देखिए। हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। मानस की सैलरी 10,000 है, लेकिन हमने उसका कितना काटा,
माइनस कहता है कि सर देखिए 1200 रुपए मत काटो मेरा सैलरी से, आप 2000 रुपए काटो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा 2000 रुपए जाए मेरे पीएफ अकाउंट में और जाके जमा हो जाए। तो हमने कहा ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी, हमको क्या, तुम्हारा पैसा है, तुम चाहे बैंक में रखो कहीं भी रखो। तो हमने क्या किया, 2000 रुपया उसका सैलरी से काट दिया और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस हमने फिर 8000 रुपया मानस को बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब मानस ये कहता है कि सर सुनो ना, जैसे नियम क्या कहता था कि जितना मेरा पैसा कटा उतना पैसा आप भी दो, हालांकि एम्प्लॉयर उसके लिए कंपलसरी बाउंड नहीं है, बट मानस क्योंकि एक अच्छा आदमी है तो उसकी कंपनी क्या करती है, उसकी कंपनी जो मानस से 2000 रुपए ली थी प्लस खुद और एक्स्ट्रा 2000 रुपए मिला दी और टोटल 4000 रुपए मानस के पीएफ अकाउंट में डाल दी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें गौर से तो ये क्या हो गया, ये हो गया मानस की सैलरी का 20% एक्स्ट्रा इनकम। ये जो एम्प्लॉयर ने जो दिया वो उसका एक्स्ट्रा इनकम, ये इनकम तो ऑलरेडी माइनस की थी, इसमें तो कुछ और फर्क पड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा माइनस की इनकम कितनी हुई, डीम्ड इनकम, मतलब जो उसको मिली बट इनडायरेक्टली मिली, कितनी मिली 20%। भैया हमने क्या किया था, हमने सिर्फ 12% उसका माफ किया था। आप यहां पर कितना परसेंट दे रहे हो, आप यहां पर दे रहे हो 20%। इट मींस ये जो एक्स्ट्रा 8% है ना, ये एक्स्ट्रा 8% उसका टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने अपने एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग कर ली। लोगों ने कहा कि सर सुनो ना, आप मेरे को जो पैसा दे रहे हो ना, आप मेरे को एक काम करो, आप मेरे को सैलरी एक्चुअल में 1000 रुपए दो और मेरा 9000 रुपए आप क्या करो पीएफ में डाल दो, तो पीएफ का तो एग्जेंट हो जाता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, क्योंकि 9000 मेरा सैलरी से काटे, मान लो 10,000 की सैलरी थी, 9000 आपने मेरा सैलरी से काटा, तो आपके पास मेरे 9000 जमा हो गए। अब आप भी 9000 जमा करो अपनी जेब से, मालिक ने जमा किया, टोटल कितना जमा किया 18,000 रुपए। यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो मानस की सैलरी कितनी हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा इनकम ये प्लस ये नॉर्मल, मतलब 19,000 रुपए, ये एक्चुअल में उसकी सैलरी बनती। लेकिन मानस क्या कर रहा है, मानस लॉ के साथ खेल रहा है। मानस ने क्या किया, इनडायरेक्टली वो 19,000 रुपए ले लिया, 1,000 रुपए यहां से ले लिया, देखो 10,000 माइनस 9,000 जो उसका पीएफ कटा, 1,000 यहां ले लिया और ये 9,000 रुपया इनडायरेक्टली ले लिया टैक्स बचाने के लिए। तो सरकार ने बोला भैया ऐसा सेटिंग करोगे नहीं चलेगा, मैक्सिमम हम कितना देंगे, एम्प्लॉयर जो भी दे रहा है उसका हम सिर्फ 12% ही एग्जेम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर जितना भी दिया। तो यहां पर कितना हो रहा है देखो, अगर मैं इस एग्जांपल को लूं तो नॉर्मल 10,000 का 12% कितना होता है 1200। एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा कितना दिया, टोटल एम्प्लॉयर ने दिया 9,000 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया 9,000 माइनस 1200 यानी कि 7,800। ये 7,800 नो डाउट पीएफ में गया है, लेकिन पीएफ का बहाना लेकर आप इसको बच नहीं सकते, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हे मानस बाबू आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लोग ऐसे ऐसे चीटिंग कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ। समझ में आपको? सर रूल बनने से पहले जो लोग किए होंगे वो लोग का कुछ नहीं हुआ ना। उसमें कुछ नहीं, उतना तुम चोरी कर लिए और क्या। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब रूल बनता है ना तो एक्ट दो टाइप का होता है, एक आपका होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव। याद है डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़े थे अपने ये वर्ड, प्रोस्पेक्टिव हाँ। रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से समझ लो, या फिर फ्यूचर से वो लागू होगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, फ्रॉम पास्ट से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक्ट बनता है और उसमें ये बोल दिया कि पिछले इतने साल पुराने से अगर आपने कुछ कांड किया है तो भी आप जिम्मेदार होगे, तो भैया आप फंसे। ठीक है, यस। तो ये था हमारा दो ऐसा इनकम जो कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा, दो सर एक्चुअल रिसीव नहीं होता। बोलो सर प्रोविडेंट फंड जितना काटेगा उतना परसेंट फिर कंपनी खुद के जेब से देगा, मतलब ओनर।
12%, हाँ, नहीं 12% 12% तो खुद के इनकम से जितना फिर होगा उसका उतना फिर वो ऐड करेगा क्या? वो देखिए बात होता है आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अब इसमें ये बोलता है कि मान लो जैसे मानस ने बोला कि सर आप एक काम करो, मेरा 10,000 सैलरी है, आप मेरा 12% काटते थे, मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा जमा करूं, आप मेरा ना 3,000 रुपया काटो। बोले ठीक है, और मेरे को 7,000 रुपया दे दो। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी के पास मानस का कितना रुपया आ गया? 3,000। अब कंपनी कितने रुपए के लिए बाउंड है? 12% के लिए। तो कंपनी क्या देगा? 1,200 रुपए मिलाएगा, प्लस कर देगा, तो 4,200 रुपए मानस का पीएफ में जमा कर देगा। ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर कंपनी का मानस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और कंपनी मानस को ज्यादा बेनिफिट देना चाहता है, तब भैया कंपनी मानस को 1,200 रुपए दे कि 12 करोड़ रुपए दे, वो उनका आपस का मामला है। समझ में आ गया आपको? समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा? कहां गया वो? ये हो गया था। हाँ, तो ये था हमारा पहला पार्ट, क्योंकि 12% से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और नो डाउट आपको एक्चुअल पैसा नहीं मिल रहा, वो पैसा आपके पीएफ में जा रहा है, लेकिन फिर भी मानेंगे कि आपको मिला है और आपकी इनकम मान के उसको टैक्स लगा देंगे। दूसरा आपका था कि जितना पैसा आपका पीएफ अकाउंट में पड़ा है, उस पीएफ के ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर 9.5% से एक्स्ट्रा अगर आपको इंटरेस्ट मिला एक साल में, तो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हालांकि पैसा अगर एक्रू भी होता है, कहां होता है? आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, आपको एक्चुअल में बैंक में पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपका 9.5% से ज्यादा अगर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, तो जो ज्यादा हुआ बियॉन्ड 9.5% वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मेरा 1,00,000 रुपए मेरा पीएफ अकाउंट में जमा था, पीएफ में मेरा बैलेंस था, ठीक है। कब था? 1/4/2019 को। 31 मार्च 2020 इस दिन इन्होंने क्या किया? मेरे पीएफ के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दिया। कितने इंटरेस्ट दिया? मान लो 10,000 रुपए। ये 10,000 कितना परसेंट हो गया? 10,000 मेरा जो टोटल पीएफ का बैलेंस है उसका कितना परसेंटेज हो गया? 10%। तो 9.5% तक एग्जाम था, मतलब कितना? 9,500 तक एग्जाम था। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला? 500। तो ये 500 का हम क्या करेंगे? इसको टैक्सेबल कर देंगे, ये मानते हुए कि आपका एक्स्ट्रा इनकम हुआ, डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया हुआ, ठीक है। इवन दो आपके बैंक अकाउंट में ये नहीं गया, ये आपके पीएफ में ही, पीएफ अकाउंट में ही जमा हुआ है, लेकिन फिर भी मानेंगे आपको ही मिला है और उसको टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आई आपको? उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये कहता है कि अच्छा आपका जो पीएफ होता है ना, पीएफ दो प्रकार का होता है। देखिए पीएफ होता है आपका एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब डायरेक्टली जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि हाँ भैया ये रिकॉग्नाइज्ड है, आप इसमें पैसे डाल सकते हो। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसे मान लो क्या होता है, मैं एज ए कंपनी, ट्रू एंड फेयर एक कंपनी है, तो ट्रू एंड फेयर क्या करती है? ये अपने एम्प्लॉय का मान लो पैसा काट ली, क्या पैसा? पीएफ के नाम का 12% काट ली, ठीक है। अब ट्रू एंड फेयर क्या बोलती है? ट्रू एंड फेयर कंपनी बोलती है कि एक काम करता हूं, ये 12% में सरकार के पीएफ में रखूं, इससे अच्छा मैं ट्रू एंड फेयर का एक नया पीएफ बना लेता हूं। तो ट्रू एंड फेयर ने क्या कर लिया? ट्रू एंड फेयर पीएफ अकाउंट एक तो अलग से बना लिया, एक अलग से ट्रस्ट फॉर्म कर लिया, और इस फंड में ये 12% जमा कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? ये सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मैं बोलता हूं मेरे एम्प्लॉय लोग को, देखो भैया आप मेरे पास ही रहने दो, मेरा एक अलग से फंड है, उसी में आपका पैसा जमा होता रहेगा, जिस दिन छोड़ के जाओगे आपको पैसा दे दूंगा। है प्रोविडेंट फंड, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो सिचुएशन के अनुसार क्या हो गया? पहले हम अनरिकॉग्नाइज्ड में थे, तो उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं था, वो पैसा सरकार के पास नहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है सरकार उसके ऊपर बेनिफिट देगा? नहीं देगा क्योंकि पैसे सरकार के पास नहीं आ रहे। तो जिस दिन ये पैसे आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया, जिस दिन आपने अनरिकॉग्नाइज्ड से रिकॉग्नाइज्ड में ट्रांसफर किया, मान लिया जाएगा कि वो उस दिन आपका क्या हो गया? डीम्ड टू बी